जय हिंद। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए बीभत्स व्यवहार के बाद में अब सही मायने में मणिपुर के बीरेन सिंह सरकार को वहां पे हटा देना चाहिए। वहां पर नरेंद्र मोदी सरकार को प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और इतना ही नहीं, जिस तरह के मणिपुर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिस तरह की मणिपुर की आज की सिचुएशन है, उसको देखते हुए वहां पर सही मायने में मार्शल लॉ लगाने की जो है नौबत भारत सरकार पे आ गई है, ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसी बात को आज आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। मुख्यतः अगर मणिपुर की सिचुएशन को हम देखेंगे और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह वहां की महिलाओं के ऊपर जो विभत्स व्यवहार वहां पे हुआ है, उसको अगर हम देखेंगे और उसके माध्यम से पूरे विश्व में हमारे देश की छवि जो खराब हुई है, इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में देखेंगे तो सही मायने में मणिपुर की परिस्थिति दिन ब दिन वहां पे बिगड़ते जा रही है। और इस सिचुएशन से बाहर आना है तो अभी की वहां की जो रेजिम है, अभी का वहां का जो एन बीरेन सिंह सरकार है, वो वहां पर पिछले कई महीनों से नाकाम रहा है। ये स्पष्ट तरीके से हमें दिख रहा है और इसीलिए वहां पर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है वहां पर तैयारी कर रहा है। और मैं कहता हूं सिर्फ वहां तक ना रुकते हुए वहां पर मार्शल लॉ की भी जो है जरूरी है। कोई लोग वहां पर कहेंगे कि अगर आप पिछले कुछ दिनों की वहां पे चीजें वहां पर देखोगे तो ऑलरेडी भारत के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली वहां पर स्टेटमेंट दिया है कि संपूर्ण विश्व में मणिपुर की घटना की वजह से भारत की छवि खराब हुई है। मानवता को जो है एक तरह का कालिमा फांसने वाला ये सारा कृत्य वहां के लोगों ने किया है और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एन बीरेन सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी तो कहा है कि जो दोषी है उन दोषियों को हम पकड़ेंगे, उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाएंगे और उनको जो है फांसी की शिक्षा देने की जो है हम वहां पे कोशिश करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हरकत में आ गया है। उसने मणिपुर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, उसके साथ ही मणिपुर के गृह मंत्रालय को वहां पर नोटिस भेजा हुआ है। मणिपुर के जो अभी की राष्ट्र वहां के जो गवर्नर है अनुसुईया जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है और दोषियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। अब इन सारी चीजों को ध्यान में देखो, पिछले कुछ दिनों में जो है ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और इसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि मणिपुर के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बट अगर सही मायने में इस इशू को समझना है तो इस इशू से संबंधित क्रोनोलॉजी को समझिए। ये घटना पिछले 2-3 दिनों की नहीं है। मूलतः ये घटना अगर आप देखोगे, इन महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो विभत्स व्यवहार हुआ है, वो हुआ है मई महीने के पहले हफ्ते में। 72 दिनों के बाद, 72 डेज के बाद में जो है इस घटना से संबंधित एफआईआर मणिपुर के पुलिस ने दर्ज किया है। घटना ये जुलाई महीने की नहीं है, घटना मई महीने के पहले हफ्ते की है। अच्छी तरीके से अगर इस घटना की क्रोनोलॉजी आप समझोगे तो किस तरीके से सही मायने में मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, किस तरीके से सही मायने में वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां की पुलिस, वहां का सरकार, एक तरीके से गृह मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम हुआ है, ये स्पष्ट तरीके से आपके सामने आ जाएगा। मूलतः हमें पता है कि पिछले कुछ महीनों में मणिपुर में मैती जो वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, रफली मणिपुर में के टोटल पॉपुलेशन में से 53% पॉपुलेशन ये मैती जमाती का है। और जो नॉन मैती, गैर मैती जो वहां कर अलग अलग जमातियां हैं, उसमें एक मुख्य जमाती जो है वो है कुकीज। तो मैती और कुकीज इन दो जमातियों में पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा पैमाने पर संघर्ष चल रहा है। वहां पर जो है कायदा और जिसे हम कहते हैं कि कानून की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, यह हमें पता है। मैं उस मामले में वहां पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन पहली चीज हमें वहां पे ध्यान में रखनी है कि वहां की पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से जो है नाकाम हो गई, क्योंकि पिछले कई महीनों से वहां पर जो संघर्ष, दो जमातियों के बीच में जो संघर्ष वहां पर चल रहा है, उसको काबू में रखने में एन बीरेन सिंह, वहां की पुलिस पूरी तरीके से जो है नाकाम हो गई। मामला यहां तक ही खत्म नहीं होता है। मैती जमाती के
कुछ वहां पर युवकों ने, जिनकी संख्या 25 से लेके 50 तक वहां पे हो सकती है, तो इस मैती जमाती के कुछ युवकों ने वहां पर मणिपुर में जो कुकी जमाती के लोग थे उनके ऊपर हमला किया। ये जो लड़कियां हैं, एक 20 साल की और एक जो है 40 साल के आसपास उम्र वाली, ये दोनों जो महिलाएं हैं, उनका भाई और उसके पिता, उन दोनों लोगों को जो है इन मैती समाज के लोगों ने जो है मार डाला। इन दो लड़कियों को लेके वो जो है जंगल की तरफ वहां पे चलने लगे। और जब ये सारा वहां पे हो रहा था तब वहां पर पुलिस आई। पुलिस ने जो है इन दो महिलाओं को लेके जो है वो पुलिस थाने की तरफ वहां पे चलने लगे। यानी सबसे पहली बात, मैती और कुकी समाज में का जो संघर्ष है उसको पुलिस कंट्रोल कर पाई क्या? उसका आंसर है नहीं, फेल्यूर नंबर 1। उसके पहले भी अगर हम आएंगे तो इंटेलिजेंस, जो जिस तरह का जो है जानकारी पुलिस के पास वहां पे होना चाहिए कि जहां पर संघर्ष होने वाला है उसके पहले ही वो प्रिवेंटिव एक्शन वहां पर उन्होंने लेनी चाहिए, वो भी इंटेलिजेंस उनके पास प्राप्त था क्या? उसका भी आंसर नहीं है, फेल्यूर नंबर 2। फेल्यूर नंबर 3, वहां पर जो है उसके पिता और भाई की जो है हत्या की गई, फेल्यूर नंबर 3। फेल्यूर नंबर 4, अब ये जो है महिलाओं को लेके वहां पे वो जा रहे हैं और पुलिस थाने में जाने से पहले ही ये सारा जो जमाव है, मैती समाज के जो जमाव है, उन्होंने जो है एक तरीके से नेकेड परेड, इन महिलाओं का जो है नेकेड परेड वहां पे किया और पुलिस वहां पर कुछ भी नहीं कर सकी। पुलिस ने जो है इन महिलाओं को जमाव के हाथों में वहां पे दे दिया। वहां पर गैंगरेप वहां पे हुआ। बहुत ही विभत्स इस तरह की घटनाएं इन महिलाओं के साथ वहां पे हुई। अटर फेल्यूर, वहां का जो पुलिस है, वहां की जो पुलिस व्यवस्था है, पूरी तरीके से वहां पर जो है फेल हो गई, फेल्यूर नंबर 4। मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। बिल्कुल मानवता को कालिमा फांसने वाली ये घटना होने के बाद में अब सचमुच में इमेजिन करो कि किसी महिला के साथ ये ऐसा होता है, ऑलरेडी उसके पिता, उसके भाई की हत्या हुई है, एक तरह का जो है जबरदस्त सदमा उनके ऊपर वहां पे पड़ा हुआ है। तो उस सदमे से बाहर निकालते हुए कहीं ना कहीं जो है उन्होंने हिम्मत दिखाई और कुछ दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के बाद, 18 मई को घटना हुई, फर्स्ट वीक ऑफ मई में, 18 मई को ये महिलाएं पुलिस के पास गई। पुलिस थाने में जाके इन्होंने कंप्लेन दर्ज की। 18 मई की घटना है। 18 मई को कंप्लेन दर्ज करने के बाद में भी मणिपुर पुलिस ने कोई भी वहां पर कार्रवाई नहीं की। इतनी बड़ी घटना वहां पे हुई, बट जिसे हम कहते हैं कि अंडर द कारपेट उसको ढकेल देना, इस तरह का काम मणिपुर पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने वहां पे किया, विच इज द बिगेस्ट फेल्यूर ऑफ द पुलिस सिस्टम एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। 18 मई के बाद में जो है कुछ भी कार्रवाई वहां पे नहीं हुई और जस्ट 2 दिन पहले जब सोशल मीडिया पे ये 24 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ, सब तरफ जो है पूरी दुनिया में इस घटना की, जब सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ये सारा वायरल वहां पे हुआ और जब भारत सरकार की छींची थूथू होने लगी, मानवता को कालिमा फांसने वाली ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से जब दुनिया के सामने वहां पे आई, तब जाके वहां की प्रशासन व्यवस्था, तब जाके वहां का सरकार, तब जाके मणिपुर की पुलिस हरकत में आई और आनन पानन में उन्होंने जो है उन 25-50 युवकों में से 2 युवकों को जो है अरेस्ट कर दिया। अभी भी सारे के सारे वहां के दोषी पकड़े नहीं गए हैं। अभी भी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इट इज जस्ट द अरेस्ट। 1 या 2 युवकों का जो है सिर्फ अरेस्ट किया है। कितने दिनों के बाद वहां पर एफआईआर दर्ज किया? 72 डेज के बाद में। इमेजिन करो अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं होता, इमेजिन करो अगर सोशल मीडिया में ये चीज वायरल नहीं होती, तो इन महिलाओं को न्याय मिलने की दूर दूर तक कोई भी वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं थी। यानी यहां पर दिख रहा है कि किस तरीके से वहां की पुलिस व्यवस्था, वहां का प्रशासन, वहां का सरकार किस तरीके से जो है पूरी तरीके से फेल हुआ है। ये इस घटना से, इस क्रोनोलॉजी को समझ के जो है हमारे सामने आता है। इसकी वजह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या एन बीरेन सिंह ने या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस देना, स्टेटमेंट देना, ये कब हो रहा है? ये ऑलमोस्ट घटना होने के 3 महीने के बाद हो रहा है। ये कब हो रहा है? जब सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें वायरल हो रही है तब हो रहा है। पुलिस का काम नहीं था जब ये घटना, ये जब कंप्लेन वहां पे की गई, इमीडिएटली उसके ऊपर जो है हरकत में वहां पर आके वहां पे कार्रवाई करना?
अगर ये सोशल मीडिया पे चीज नहीं आती तो शायद उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई भी वहां पे नहीं होती। सही मायने में वहां का प्रशासन आज जो है, ना वहां पे कोई पुलिस है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ना कोई जो है वहां पे प्रशासन सरकार वहां पर है। वहां पर सिर्फ जो है दो ही चीजें वहां पे काम कर रही है, आइदर वो व्यक्ति मैती है या वो व्यक्ति जो है कुकी जमाती का है, यानी सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर, जमाती के आधार पर वहां पर कार्रवाई या वहां पर जो है एक्शन वहां पे हो रही। अगर ये सारा मामला है तो इससे और गई गुजरी लॉ एंड ऑर्डर की, और गई गुजरी जिसे हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। संवैधानिक पद्धति से जिस तरीके से प्रशासन चलाना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस जिस तरीके से वहां के प्रशासन ने करना चाहिए, वो कुछ भी चीज वहां पे नहीं हो रही है। तो इससे बेहतरीन कोई क्राइटेरिया आर्टिकल 356 हमारे संविधानकर्ताओं ने हमारी भारतीय राज्य घटना के अनुसार आर्टिकल 352 सो कॉल्ड जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, आर्टिकल 356 राज्यों में या किसी विशिष्ट एरिया में जिसे हम कह सकते हैं कि गवर्नर्स रूल या प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है वहां पर आर्टिकल 356 है, एंड आर्टिकल 360 जिसे हम फिनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। तो आर्टिकल 356 का अब तक बहुत बार जो है गैर उपयोग भी वहां पे किया गया है, लेकिन मणिपुर की आज की कंडीशन देखते हुए जिसे क्राइटेरिया हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तरीके से वहां पे जो प्रशासन चलाना जाना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर का जो मेंटेनेंस वहां पे किया जाना चाहिए था, वो कुछ भी वहां पे नहीं हो रहा है। वहां का पुलिस, वहां का प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम हुआ है। इसकी वजह से इमीडिएटली 1 मिनट का भी विलंब न करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लगा देना चाहिए। एन बीरेन सिंह को जो है वहां पर हटा देना चाहिए। सही मायने में राजधर्म का पालन करने का समय नरेंद्र मोदी सरकार को, एन बीरेन सिंह को आ गया है। पक्षपातीपनी से, एक तरीके से जो है बायस्ड तरीके से अब तक एन बीरेन सिंह सरकार ने मैती जमाती को कहीं तो भी जो है फेवरेबल डिसीजंस वहां पे लेने का काम किया है। यहां पर हम किसी भी जमाती के साइड से या किसी भी जमाती के अपोज में वहां पे बात नहीं कर रहे। आपकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी वहां पे होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज वहां पे है, जब आप किसी पद पर हो, संवैधानिक पद पर हो, जब आप सरकार का प्रशासन का हिस्सा हो, तो आपकी आइडियोलॉजी आपको बाजू में रखनी होती है और आप पूरी तरीके से संविधान के नियमों के अनुसार, संविधान के आर्टिकल्स के अनुसार अनबायस्ड तरीके से राजधर्म का पालन करना अपेक्षित है। यह राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा, उसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी। सो पॉइंट नंबर 1, यहां पर सही मायने में राष्ट्रपति शासन इमीडिएटली लगना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है और उसके कारण भी मैंने वहां पे दिए। सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगाने से भी काम नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही पुलिस है, अल्टीमेटली वही प्रशासकीय व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे और उसके बजाय हो सकता है गवर्नर या हो सकता है अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री से जो है कोई वहां पर कारोबार चलाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो कारोबार इन्हीं पुलिस के माध्यम से, इन्हीं प्रशासकीय अधिकारियों के माध्यम से करना है। और वहां पे मणिपुर में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कोई भी जो है रूल के अनुसार वहां पे काम नहीं कर रहा है। हर एक जो है अपनी आइडेंटिटी एज अ मैती या अपनी आइडेंटिटी एज अ कुकी, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपनी एक्शन वहां पे कर रहा है। तो इसकी वजह से इन सारी चीजों को देखते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मणिपुर का राज्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, म्यांमार हो, चाइना हो, यहां पर भारत विघातक जो शक्तियां हैं, ये भारत विघातक शक्तियां कहीं ना कहीं मणिपुर का ये जो असंतोष है, ये जो अशांतता है, उसमें घी डालने का काम कर रही है। वहां के इंसर्जेंट ग्रुप्स को, अलगाववादी गुट को फाइनेंस करना, अलगाववादी गुट को अलग अलग तरह के हथियार पहुंचाना, ये काम भारत विरोधी चाइना और म्यांमार में की शक्तियों द्वारा वहां पे किया जा रहा है। नार्को टेररिज्म का इशू हो, उसके साथ ही अलग अलग हथियारों का जखीरा वहां पर पहुंचाया जा रहा है। तो इस मामले को अगर हमें कंट्रोल करना है तो ये मणिपुर पुलिस के बस की बात नहीं। टू सम एक्सटेंट सो कॉल्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ जो है या आसाम राइफल्स जो है, उनके द्वारा भी यह मामला जो है वहां पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर इसको कंट्रोल करना है तो वहां पर फौज को,
आर्म्ड फोर्सेस को मार्शल लॉ लगाना, यही सबसे बेहतरीन उपाय वहां पर उपलब्ध है। मार्शल लॉ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सो कॉल्ड मिलिट्री रूल, ऑटोमेटिकली आर्म्ड फोर्स वहां की पूरी प्रशासकीय व्यवस्था अपने कब्जे में ले लेगी और जो टफ डिसीजन लेने हैं निपक्षपाती तरीके से, अनबायस्ड तरीके से जो निर्णय लेना है, उसको एक्ट करना है, ये आर्म्ड फोर्सेस फौज वहां पर कर सकेगी। और सही मायने में एक्सटर्नल थ्रेट चाइना से, म्यांमार से, मणिपुर की परिस्थिति में जो घी डालने का काम किया जा रहा है उसको भी कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। और उसके साथ में ही अशांतता जो मणिपुर में पिछले कई महीनों से फैली हुई है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के रूल से, मार्शल लॉ के रूल से, एक तरीके से जो है आर्म्ड फोर्सेस के पूरे इन्वॉल्वमेंट से ही पॉसिबल है। इसके पहले भी भारत का इतिहास हम देखेंगे तो बहुत जटिल प्रश्नों में भी जो है मार्शल लॉ ने, आर्म्ड फोर्सेस के रूल ने जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1980 के दशक में पंजाब में क्या हालत थे, भिंद्रन वाले खलिस्तानी फोर्सेस का कितनी दहशत थी और किस तरीके से जो है पंजाब को भारत से, हिंदुस्तान से तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ये सब हम जानते हैं। और ऐसी जटिल परिस्थिति में जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से बायस्ड हो गया था, जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो गया था, मार्शल लॉ लगाने की वजह से ही आज भी पंजाब जो है भारत का अभिन्न अंग है। पंजाब की सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज करने में आर्म्ड फोर्सेस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसकी वजह से मेरा स्पष्ट कहना है कि मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल, यही एकमात्र पर्याय आज मणिपुर की सिचुएशन को अगर पूरी तरीके से हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमारे पास उपलब्ध है। हो सकता है नरेंद्र मोदी सरकार वहां पर कहे कि अगर उनका पिछले 9 साल का वहां पर हिस्ट्री देखा गया तो आर्टिकल 356 का जो है दुरुपयोग उन्होंने नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए थे। सही झूठ उसमें मुझे नहीं जाना है, बट वहां पर भी जो है ये भाषा का प्रयोग वहां पे किया गया था कि जब आप राज्य के मुख्यमंत्री हो, जब आप प्रशासकीय व्यवस्था के प्रमुख हो, तब आपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। आपकी आइडियोलॉजी साइड में रखते हुए अनबायस्ड तरीके से, निपक्षपात हम जिसे कह सकते हैं, अनबायस्ड तरीके से काम करना ये अपेक्षित है। आज वही मंत्र फिर से मणिपुर में लगाने की जो है जरूरत वहां पर पैदा हो गई है। इमीडिएटली वहां पर राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाना चाहिए और उसके बाद में जो है मार्शल लॉ के बारे में भी केंद्र सरकार ने सीरियसली वहां पे सोचना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो दिन ब दिन मणिपुर की सिचुएशन ये बिगड़ती जाएगी। और ये जो है सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भारत से टूटने के, भारत के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा भी सही मायने में आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। इसे अगर हमें अवॉइड करना है तो इन एक्शन की जगह पर एक्शन, अकार्यक्षमता की बजाय कहीं ना कहीं टफ डिसीजंस वहां पे लेना जरूरी है। और राष्ट्रपति शासन, मिलिट्री लॉ, ये उसमें का एक पड़ाव हो सकता है। मुझे लगता है कि मिलिट्री लॉ लगाने का जो लॉजिक है, उसके पीछे के जो कारण है, वो आपके सामने रखने की कोशिश मैंने आज इस चर्चा के माध्यम से की। मणिपुर का इश्यू बड़ा जटिल है। किसी और चर्चा में मैं ये भी मामला लेके आ जाऊंगा कि ये सिर्फ ऊपर जो दिख रहा है, महिलाओं के ऊपर जो विभत्स व्यवहार वहां पर हुआ है, ये मामला सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे किस तरीके से जो है सोशल मीडिया का रोल है, इसके पीछे सही मायने में अगर कोई कल्प्रिट है तो वो जो है फेक न्यूज। फेक न्यूज की वजह से जो है मणिपुर का मामला और गर्माते जा रहा है। तो ये फेक न्यूज क्या थे जिसकी वजह से जो है ये सारा मामला मणिपुर में हुआ, इसकी भी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। लेकिन आज की इस चर्चा में मुख्य फोकस हमारा मणिपुर की जो परिस्थिति है उसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहां पर मार्शल लॉ, उसके पहले प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356 का केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्याय हमारे सामने उपलब्ध है। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं पे विराम देता हूं, फिर नए विषय के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।